Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on group theory. So let us recall in the last lecture अपन ने congruences के बारे में पढ़ा था और कुछ theorems करी थी, right? So in this lecture we are going to study about one application of the congruences, which is Chinese remainder theorem, right? So let us start the class. Chinese remainder theorem, right? So before starting the Chinese remainder theorems, we need to study about some basic applications and basic theorems related to it. So let us study the theorems first. So see, theorem 1. Consider AX mod B congruent to B mod C. AX is congruent to B mod C जहाँ पे A, B and C are integers. ए बी सी आर इंटीजर्स, वो भी कैसे इंटीजर्स जिनके बीच में रिलेशन है कि डी इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए कॉमा सी एंड विच डिवाइड्स बी. So D divides B, right? Let x equal to x naught be a solution. Basically x is equal to x naught. एक x naught वैल्यू इसका सोल्यूशन है इक्वेशन का, राइट? जैसे अपन ने ऊपर इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करे थे एक्स और वाई में, सिमिलरली इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एक्स नॉट है, अपन ने लेट करा है. देन कंडीशन क्या है बच्चों? द गिवन कॉन्ग्रुएंस, बेसिकली ये वाली कॉन्ग्रुएंस, राइट? तो द गिवन कॉन्ग्रुएंस हैज एग्जैक्टली डी म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट. डी म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट मतलब जो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन मॉड्यूलो सी. तो मतलब इनकॉन्ग्रुएंट मतलब इसकी जगह पे अगर मैं ऐसा लिख दूं कि ए एक्स नॉट कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड सी, तो ये जो टर्म है इसका मतलब होता है इनकॉन्ग्रुएंट, राइट? इस तरीके से. सो अब देखो इसका प्रूफ क्या है. सो लेट अस स्टडी द प्रूफ. देखो सबसे पहले अपने को पता है कि x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस टी टाइम्स सी बाय डी. ये अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करा था, राइट? सो देखो जहाँ पे टी इज एनी इंटीजर, टी एक इंटीजर है, राइट? ये अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखो रिकॉल करो, अपन ने ये स्टडी करा था बाय फाइंडिंग द सॉल्यूशंस. देखो ये यहाँ पे था, जस्ट अ मोमेंट. सो कॉन्ग्रुएंसेस, और अपन ने ये चीज़ स्टडी करी थी. सो देखो फाइंड द रिमाइंडर, ओके. सो अपन ने स्टडी करा था, राइट? सो ये जनरल सॉल्यूशन अपन ने स्टडी करा था किसी भी इक्वेशन का, राइट? सो देखो कंसीडर कंसीडर ए इंटू एक्स नॉट प्लस टी सी बाय डी, राइट? अगर ये कंसीडर करा तो इसका क्या मतलब है कि ए एक्स नॉट प्लस टी ए बाय डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड सी, राइट? तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि एक्स नॉट प्लस टी सी बाय डी इज अ सॉल्यूशन. ये एक सॉल्यूशन है. किसका सॉल्यूशन है बच्चों? ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड सी का सॉल्यूशन है फॉर एनी इंटीजर, राइट? देन देखो लेट, अपन फिर से लेट कर रहे हैं कि एस जो है
वो एक कैसा सेट है, सॉल्यूशन सेट है, वेयर एक्स नॉट प्लस सी बाई डी, एक्स नॉट प्लस टू सी बाई डी मतलब टी फॉर्म में, राइट, अप टू एक्स नॉट प्लस डी माइनस वन सी बाई डी, where डी इज द जीसीडी ऑफ ए कॉमा सी, राइट। इस तरह का सेट है। तो उससे क्या पता चला बच्चों, इस सेट का हर एक मेंबर क्या है बच्चों, सॉल्यूशन है ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड सी का। तो बेसिकली इंटीजर एवरी इंटीजर इन एस इज अ सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है बच्चों, ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड सी, राइट, इसका सॉल्यूशन है। देन अपने को क्या शो करने हैं, इनकॉन्ग्रुएंट, मतलब अपने को शो करने हैं कि कोई भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देन वी शो डेट नो टू इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर्स आर म्यूचुअली कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो सी, म्यूचुअली कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो सी, राइट। ओके, सो नाउ अपन क्या करेंगे कुछ, so we show that no two integers as mutually congruent to modulus। तो देखो अपन ने थ्योरम क्या लिखी थी, थ्योरम में अपन ने लिखा था जी गिवन कॉन्ग्रुएंस इज एग्जैक्टली डी म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस। सो बेसिकली ऐसे दो इंटीजर्स कोई भी जो दो इन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सो अपने को ये चीज़ शो करनी है। तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, अपन फिर से लेट कर रहे हैं कि एक्स नॉट प्लस आई सी बाई डी, सपोज ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, एक्स नॉट प्लस जे सी बाई डी के, राइट। सो देन sorry, so then c by d, wait a second, x naught plus j c by d, right, मोड c। तो अपन ने क्या लेट करा बच्चों कि कोई भी दो इंटीजर्स उस सेट के है ना आपस में कॉन्ग्रुएंट है, फिर अपने को शो करना है कि ये इनकॉन्ग्रुएंट नहीं है, म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं है, नो म्यूचुअली नो टू इंटीजर्स आर म्यूचुअली कॉन्ग्रुएंट मतलब इनकॉन्ग्रुएंट है, राइट। सो सपोज आई जो है और जे जो है वो जीरो से डी के बीच में लेट कर रहा है, लाई कर रहा है, और वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, क्योंकि अगर आई जे के इक्वल हो जाएगा तो दो अलग अलग नंबर्स नहीं रहेंगे, वो सेम नंबर बन जाएंगे, राइट। सो देखो, देन सी डिवाइड्स, अपने को थ्योरम में गिवन था कि सी डिवाइड्स आई माइनस जे सी बाई डी, है ना। अब देखो यहाँ पे कितने केसेस बन सकते हैं, यहाँ पे एक केस बन सकता है कि आई ग्रेटर देन जे, दूसरा केस बन सकता है आई लेस देन जे। तो सपोज अपन ने लेट करके चले कि आई ग्रेटर देन जे है, इसका मतलब क्या है कि डी डिवाइड्स आई माइनस जे, है ना। पर अगर डी डी आई माइनस जे को डिवाइड कर रहा है तो ये तो क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो गया बच्चों, क्यों, बिकॉज जो आई और जे है वो तो ऑलरेडी डी से लेस है, राइट, आई और जे तो ऑलरेडी डी से लेस है। तो अपन ने इससे क्या करा, अपन ने प्रूफ कर दिया कि आर अजम्पशन इज फॉल्स, राइट। सो आर प्रूफ दैट असर्शन, राइट। तो अपन ने असर्शन को जो लेट करा था उसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अपन क्या करेंगे बच्चों, सिमिलर केस में अपन लेट से वाई को सॉल्यूशन मान के चलेंगे, राइट। वाई बी ए सॉल्यूशन, y be a solution of ax congruent to b mod c, right, y is the solution of ax congruent to b mod c other than x naught, right, x naught के अलावा y एक सॉल्यूशन है। तो उसका क्या मतलब है बच्चों कि a x naught is congruent to a y mod c, राइट, इस तरीके से। और इसका क्या इम्प्लाइज हो रहा है, इससे ये इम्प्लाइज हो रहा है कि c डिवाइड्स a इंटू एक्स नॉट माइनस वाई, बेसिकली सी इसको डिवाइड कर रहा है। सो इससे क्या पता चला बच्चों कि
सी बाई डी जो है वो डिवाइड करेगा ए बाई डी एक्स नॉट माइनस वाई, राइट, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, राइट। तो देन अपने को क्या पता है कि सिंस सी बाय डी कॉमा ए बाय डी, ए सी का जी सी डी बोलो या फिर सी बाय डी और ए बाय डी का जी सी डी बोलो, दोनों सेम ही होते हैं। तो ये अगर वन है, अपने को थ्योरम से पता है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि सी बाय डी डिवाइड्स एक्स नॉट माइनस वाई और वाई माइनस एक्स नॉट, क्योंकि अपने को पता नहीं है ना कि कौन सा बड़ा है, राइट। सो अपन ऐसा लेट करके चल रहे हैं कि दोनों ही केसेस ट्रू होंगे, राइट। सो देखो देन, so y minus x naught is equal to t c by d, right, for some integer t, for some integer t, right. Therefore y equal to x naught plus t c by d, right, for some integer t, है ना, for some integer t, right। अपन ने इसको शिफ्ट कर दिया बेसिकली। तो देन लेट करके चलो कि t इक्वल टू डी क्यू प्लस आर बाय द यूक्लिड लेमा, right, such that r lies between 0 to d, है ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं, y इक्वल टू एक्स नॉट प्लस डी क्यू प्लस आर और प्लस, सॉरी प्लस नहीं, c बाय d, राइट। तो देन दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स नॉट प्लस क्यू सी प्लस आर आर सी बाय डी, राइट, इस तरीके से। देन दिस इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आर सी बाय डी मोड सी, राइट, रिमाइंडर बचा सी तो मोड सी कॉन्ग्रुएंट टू, राइट। देन सिंस, अब देखो अपने को क्या पता है कि एक्स नॉट प्लस आर सी बाय डी वाली फॉर्म, ये जो एलिमेंट है बेसिकली ये एस का मेंबर है, राइट। देन एनी सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड सी, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इज कॉन्ग्रुएंट टू, बेसिकली ये कॉन्ग्रुएंट होगा टू सम इंटीजर इन एस, है ना, तभी तो उसका सॉल्यूशन होगा, राइट। सो ये कॉन्ग्रुएंट होगा इन सम इंटीजर एस मॉड्यूलो सी के अंदर ये कॉन्ग्रुएंट होगा। सो इससे अपने को क्या पता पड़ा, थस देयर आर एग्जैक्टली डी म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, डी म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, राइट, मॉड्यूलो सी। तो देखो एक बार अपन इसको रिकॉल कर लेते हैं कि अपन थ्योरम को प्रूफ कैसे करा। देखो अपने पास क्या थ्योरम की स्टेटमेंट थी कि ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड सी, जहाँ पे ए बी सी जो है वो इंटीजर्स है और जहाँ पे डी जो है वो ए और सी का जी सी डी है और वो बी को डिवाइड करते हुए चल रहा है ना। तो अपन अपन लेट करा कि एक्स नॉट एक सॉल्यूशन है, तो द गिवन कॉन्ग्रुएंस इज एग्जैक्टली डी म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मॉड्यूलो सी, है ना। तो सॉरी गलती कर दी है मैंने, इधर है, हाँ म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट, राइट। सो देखो म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं है, राइट। सो देखो अपन क्या लेट करके चल रहे हैं, वही बात है कि x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस टी सी बाई डी। अपने नॉर्मली जो इक्वेशंस पढ़ी थी जीसीडी वाले लेक्चर के अंदर, देखो अपन ने जीसीडी वाले लेक्चर के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि इसका जो सॉल्यूशन होता है वो इस तरीके से निकलता है, राइट। ये देखो ये रहा जीसीडी के अंदर अपन ने लिखा था कि इस तरीके से जनरल सॉल्यूशन, ये देखो 20 + 72/8 टी, जो थ्योरम अपन ने स्टडी करी थी ऊपर ये वाली, राइट। ये देखो जो थ्योरम थी इसके अकॉर्डिंग एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी बाई डी टी, है ना, इस तरीके के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट होते हैं। तो देखो अपन ने थ्योरम के अंदर क्या स्टडी करा बच्चों, जो अपन ने थ्योरम स्टडी करी अभी
उसके अंदर अपन ने ये स्टडी करा कि x इक्वल टू एक्स नॉट एक सॉल्यूशन अगर लेट करके चल रहे हैं तो अपने को शो करना है कि जो कॉन्ग्रुएंसी गिवन है अपने पास ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड सी, इसके जो डी है एग्जैक्टली डी म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, मतलब उसके इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली कितने डी डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अपन ने क्या लेट करा कि x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस टी सी बाई डी इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, इसका सॉल्यूशन x की वैल्यू वेर टी इज एनी इंटीजर, राइट, जहाँ पे टी कोई भी इंटीजर है। तो अपन ने कंसिडर करा कि a इंटू एक्स नॉट प्लस टी सी बाई डी, इसका मतलब क्या है कि a एक्स नॉट प्लस टी ए बाई डी सी है ना, इस कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड सी, क्योंकि अगर इसका सॉल्यूशन है तो ये इस तरीके से इसके कॉन्ग्रुएंट होगा ऑफ कोर्स, है ना। तो देन अपने को पता है कि एक्स नॉट प्लस टी सी बाई डी इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंसी, राइट। अब अपन ने क्या करा, प्रूफ करने के लिए ऐसा एस सेट बना लिया, एस सेट के अंदर इसी पैटर्न के एलिमेंट्स ले लिए कि एक्स नॉट प्लस सी सी बाई डी, एक्स नॉट प्लस टू सी बाई डी अप टू एक्स नॉट प्लस डी माइनस वन सी बाई डी, जहाँ पे डी क्या है जी सी डी है, राइट, ए और सी का। देन एवरी इंटीजर इन एस, देखो हर एक इंटीजर एस का क्या होगा, किस पैटर्न का, इस पैटर्न का ये, तो हर एक इंटीजर उसका सोल्यूशन होगा। तो अपने को क्या पता चला कि अपने को अब शो करना है कि कोई भी दो इंटीजर्स म्यूचुअली कॉन्ग्रुएंट नहीं है, नो टू इंटीजर्स आर म्यूचुअली कॉन्ग्रुएंट। सो अपने को ये चीज़ शो करनी है, तो उसके लिए अपन ने क्या लेट करा बच्चों, उसके लिए अपन ने लेट करा कि एक्स नॉट प्लस आई सी बाई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स नॉट प्लस जे सी बाई डी सच डेट आई और जे इक्वल नहीं है। और दूसरी चीज़ कंडीशन क्या है, आई और जे जीरो से लेकर डी के बीच में लाई कर रहे हैं, मतलब डी से छोटे हैं ऑफकोर्स, राइट। देन अपन ने लेट करा कि आई जो है वो आई माइनस जे सी बाई डी को डिवाइड कर रहा है। तो अगर आई ग्रेटर देन जे लेट करते हैं तो इसका मतलब डी डिवाइड्स आई माइनस जे, पर ये तो क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, क्यों, क्योंकि अगर डी आई माइनस जे को डिवाइड कर रहा है मतलब डी छोटा होना चाहिए था आई माइनस जे से, पर डी तो आई माइनस जे से बड़ा है, राइट। सो आई माइनस आई और जे जो है वो डी से छोटे हैं ऑफकोर्स। तो इससे अपना क्या असर्शन जो है अपना प्रूफ हो गया। सिमिलरली अपन ने वाई के लिए क्या करा, सॉल्यूशन लेट करा, देन एक्स नॉट, देन वापस सेम प्रोसीजर अप्लाई करा। तो अपन ने देखा कि अपने को गिवन था कि जो जी सी डी है वो वन है, राइट, डी है ना। तो देन सी बाई डी जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, एक्स नॉट माइनस वाई को, राइट, एंड वाई माइनस एक्स नॉट को, एक ही बात है। सो मतलब वाई माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू टी सी बाई डी। पर अपने को ये चीज़ पता है कि एक्स वाई इक्वल टू एक्स नॉट प्लस टी सी बाई डी फॉर सम इंटीजर टी, है ना, इस तरह का पैटर्न एग्जिस्ट करेगा। तो अपन ने अब टी को लेट कर लिया डी क्यू प्लस आर सच डेट आर इज लेस देन जीरो टू डी, फिर अपन ने वैल्यू में पुट अप कर दिया, फिर देखा तो ये इस पैटर्न में आ गया। तो आप लोगों को पता है कि ये किस तरह का पैटर्न आया, जो एस के एलिमेंट है उस तरह का पैटर्न आया। तो एनी सॉल्यूशन इन एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू सम इंटीजर एस मॉड्यूलो सी, है ना। तो अपन ने अगर ऐसा है तो अपन ने शो कर दिया कि देयर आर एग्जैक्टली डी म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मॉड्यूलो सी, सिंपल। अब इसके कॉलरी है, देखो कॉलरी का प्रूफ अपन नहीं करेंगे, पर लेट अस स्टडी द कॉलरी। सो देखो कॉलरी क्या है बच्चों, लेट ए कॉमा सी, मतलब जो जी सी डी है वो वन है, अपन को पता है, लेट करा अपन ने। तो ये कह रहा है देन देयर एग्जिस्ट, बेसिकली देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, एन इंटीजर ए बार, राइट, ए बार, एक इंटीजर ए बार एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट ए इंटू ए बार इज कॉन्ग्रेंट टू वन मोड सी, मतलब उसका रिमाइंडर जो है वो वन बच रहा है, राइट। एंड दूसरा क्या है कि ए बार इज यूनिकली डिटरमाइंड मॉड्यूलो सी। देखो अपन ने ऐसी थ्योरम जो है पहले भी करी थी कुछ रिलेटेड टू समथिंग लाइक यूनिकली डिटरमाइंड, है ना। और उसको कहा जाता है इनवर्स, क्योंकि देखो कभी भी कोई इनवर्स अपने ओरिजिनल से मल्टीप्लाई होगा तो वो रिमाइंडर कितना देगा, वन देगा। तो वी कॉल्ड इट एज द इनवर्स ऑफ ए मॉड्यूलो सी। तो ए बार को क्या कहा जाता है बच्चों, इनवर्स ऑफ ए, राइट, इनवर्स ऑफ ए। सो इसका प्रूफ जो है वो अबाउ थ्योरम से ही है ना, जो अपन ने थ्योरम स्टडी करी थी अभी, उसी से इसका प्रूफ डायरेक्टली हो रहा है, राइट। सो अपन स्टडी करेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। सो नाउ द टाइम कम्स टू स्टडी अबाउट चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, राइट। तो देखो सबसे पहले तो इसका नाम भी बात करते हैं, तो इसका नाम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्यों रखा गया, क्योंकि एक तो ये चाइनीज लोगों ने डिस्कवर करी थी, दूसरा ये रिमाइंडर से रिलेटेड थ्योरम है। सो कहीं ना कहीं इसका नाम जो है वो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम रखा गया, राइट। सो अब देखो ज़रा,
रिमाइंडर की स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की, लेट n1 n2 अप टू nr बी पेयर वाइज मतलब पेयर में रिलेटिवली प्राइम मतलब उसका पेयर वाइज जीसीडी जो है वो 1 है। रिलेटिवली प्राइम इंटीजर, दो नंबर्स का जीसीडी हमेशा 1 रह रहा है पेयर वाइज के अंदर। देन अपन क्या कर रहे हैं, कंसीडर कंसीडर कर रहे हैं द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस, द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस, राइट। सो कॉन्ग्रुएंसेस क्या है बच्चों, a1 देखो फर्स्ट एलिमेंट a1x इज कॉन्ग्रुएंट टू b1 mod c, b1 mod n1, right, n1 b1 mod n1. Similarly a2x is congruent to b2 mod n2, right, and similarly so on arx is congruent to br mod nr, right। इस तरीके से ये सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंस कंसिडर हो रहे हैं। तो जहाँ पे पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम थे तो वेयर ए आई एंड एन आई आर रिलेटिवली प्राइम, ये रिलेटिवली प्राइम है, राइट, रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स फॉर ऑल आई, राइट, ऑल आई के रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स है। then there exists an integer then there exists an integer there exists an integer x that satisfies the above system, that satisfies the above system of congruences। मतलब क्या बोल रहा है कि x इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट, एंड विच इज जो जितने भी वो इंटीजर्स x है वो कॉन्ग्रुएंट है मॉड्यूलो m, कॉन्ग्रुएंट है मॉड्यूलो कैपिटल M, वेयर जहाँ पे m की वैल्यू है n1 n2 अप टू nr का मल्टीप्लिकेशन, राइट। सो ये थ्योरम है अपनी। सो देखो थ्योरम अपन ने स्टडी करी, अब देखते हैं इसका प्रूफ। So just give me a moment. I will be back in a jiffy. Okay, so welcome back. Let us see the proof of the theorem. Okay, so देखो कंसीडर, सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कि a1x is congruent to bi, basically ai x is congruent to bi mod ni, right, ठीक है। तो नाउ सिंस देखो सिंस ए आई कॉमा एन आई अपन को पता है रिलेटिवली प्राइम में मतलब जीसीडी जो क्या है 1 है, तो देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, एक इंटीजर सी आई एग्जिस्ट करेगा सच दैट सी आई इंटू ए आई इज कॉन्ग्रेंट टू बी आई मोड एन आई, राइट, इस तरीके से फॉर ऑल आई, राइट, इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। सो अपन ने अब क्या करा, क्योंकि अपने को m को पिक्चर में लाना है, m को यूज़ करना है, सो मैंने कर लिया कि एम आई एक छोटा कैपिटल एम आई स्मॉल एम आई इज इक्वल टू एम आई अपॉन एन आई, अपन ने उसको डिवाइड करा। तो देन मैं क्या बोल सकता हूँ कि एन आई कॉमा एम आई इसका जी सी डी भी क्या है 1 है, राइट, फॉर ऑल आई, है ना, इसका जी सी डी भी 1 है। अब देखो अब क्या करना है, फॉर लेट पी बी अ प्राइम, लेट पी बी अ प्राइम, अपन ने इसको प्राइम लेट करा सच डेट डिवाइडिंग एन आई माइनस एम आई, राइट,
P को प्राइम लेट करा Ni माइनस Mi, राइट। देन P डिवाइड्स Ni, है ना, क्योंकि अगर Ni माइनस Mi को डिवाइड कर रहा है तो ऑफकोर्स P जो है वो Ni को तो डिवाइड कर ही रहा है, साथ के साथ Mi को भी डिवाइड कर रहा है। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, एन N1 N2 अप टू Ni, राइट, माइनस अप टू 1 रेज टू n कॉमा प्लस 1 nr, राइट। इस तरीके से ये है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि दिस इम्प्लाइज कि P डिवाइड्स Ni एंड P डिवाइड्स Nj, राइट, सच दैट J इज नॉट इक्वल टू I। सो अगर ऐसा कुछ है तो बच्चों ये जो चीज़ है ना, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी किस चीज़ को, कि Ni और Nj का GCD 1 है। क्योंकि अगर Ni और Nj का GCD 1 है तो उसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो डिवाइड कैसे करेंगे आपस में, P को डिवाइड अलग अलग कैसे करेंगे सच दैट दोनों अलग अलग नंबर हो, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो कैसे Ni कॉमा Nj का GCD 1 है फॉर I इक्वल टू नॉट इक्वल टू J, तो इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, राइट। सो इसका क्या मतलब है बच्चों, अभी अपन ने ऊपर थ्योरम पढ़ी थी कॉलोलरी वाली, है ना, कॉलोलरी जो स्टडी करी अपन ने इससे पहले, इससे अपन ये कह सकते हैं कि इसका इन्वर्स मतलब, सो देखो, बाय अबाउ कॉलोलरी या थ्योरम, बाय अबाउ थ्योरम देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, एक इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है Mi बार, राइट, Mi बार, सच दैट, क्या कंडीशन है बच्चों, कि Mi इंटू Mi बार ये इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod Ni, राइट। ये अपन ने थ्योरम से स्टडी करा फॉर ऑल I, राइट। अब अपन ने क्या करा, एक कैपिटल X लेट कर दिया, कंसीडर कैपिटल X विच इज इक्वल टू C1 M1 बार प्लस C2 M2 बार। देखो अपन ये जो लेट कर रहे हैं ना कहीं इसके पीछे जो मकसद है, बेसिकली अपना जो एम है वो यही है कि अपन इसको प्रूफ कर सके, प्रूफ के लिए यूज कर सके, राइट। CI कॉमा MR, ठीक है, MR और CR, बेसिकली ये, ठीक है। सो देन अब क्या करना है अपने को, इसको मल्टीप्लाई करना है A1 से, तो देन A1X इज इक्वल टू व्हाट, A1 C1 M1 बार प्लस A2 C2 M2 बार एंड सो ऑन AI CR MR बार, राइट। देन दिस इज congruent to what, AI CI MI बार मोड Ni, राइट, इससे कॉन्ग्रुएंट होगा, राइट। और ऐसा क्यों होगा बच्चों, क्योंकि ईच टर्म, जो ईच टर्म है ना इसकी, एक्सपेक्ट द ith टर्म, मतलब ith टर्म को छोड़ते हुए जो हर एक टर्म है वो Ni को कंटेन कर रही है, राइट। सो इस वजह से ये उसके कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो Ni होगा। देन ऑल्सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, Bi मोड Ni, राइट, Bi मोड Ni से कॉन्ग्रुएंट होगा फॉर ऑल I एज AICI इज कॉन्ग्रुएंट टू Bi मोड Ni। और दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, दूसरी कंडीशन ये है कि Mi इंटू Mi बार ये कॉन्ग्रुएंट है 1 mod Ni के, राइट। ये वही बात है जो अपन ने थ्योरम से पढ़ी थी, ठीक है। सो इससे क्या पता चला कि जो x है, अपन ने जो कॉन्ग्रुएंसीज लेट करी थी, देखो ऊपर ये वाली A1X B1 F2 NL, है ना, तो ये जो कॉन्ग्रुएंस है उसे x जो है वो कॉमन सॉल्यूशन है, कि x जो है वो कॉमन सॉल्यूशन है ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज, ये कॉमन सॉल्यूशन है, राइट, ये कॉमन सॉल्यूशन है। तो सपोज y is a common solution also, y is a common solution also,
y इज ऑल्सो अ कॉमन सोल्यूशन। अगर y भी कॉमन सॉल्यूशन है तो मैं बोल सकता हूँ कि ए आई एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ए आई वाई मोड एन आई फॉर ऑल आई, है ना। इससे ये होगा। तो क्योंकि मुझे पता है कि ए आई और एन आई का जी सी डी तो वन है, राइट, फॉर ऑल आई, है ना। ए आई और एन आई का जी सी डी तो वन है फॉर ऑल आई। देन एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, वाई मोड एन आई में उसको रिप्लेस कर सकता हूँ वाई मोड एन आई से, क्योंकि वाई भी क्या है, सोल्यूशन है, और एक्स कॉमन सोल्यूशन है, राइट, फॉर ऑल आई, राइट। सो देखो, अगर ये सॉल्यूशन है और ये ऐसी इक्वेशन को बना रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एन आई जो है वो एक्स माइनस वाई को डिवाइड करते हुए चल रहा है, राइट, ठीक है। देयर फॉर एम, जो एम है, कैपिटल एम इज द एलसीएम। देखो एलसीएम क्या होता है, अपन ने स्टडी करा था, राइट, एलसीएम को जीसीडी की फॉर्म में, राइट। तो एलसीएम इज एलसीएम ऑफ एन वन एन टू एन आर, राइट, इट डिवाइड्स एक्स माइनस वाई, राइट। सो अगर ये उसको डिवाइड कर रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई मोड एम, राइट। इस तरीके से जो रिजल्ट है वो निकल के आया। तो देखो, अपने थ्योरम क्या प्रूफ करनी थी अपने को, देखो स्टडी करो, थ्योरम क्या थी कि मॉड्यूलो एम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। तो अपन ने वो चीज़ जो है वो शो कर दी आसानी से, ठीक है ना। तो ऐसे जनरली एग्जाम के अंदर जो है वो प्रूफ नहीं पूछेंगे, ऑफ कोर्स उसका एप्लीकेशन पूछेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से उसका एप्लीकेशन जो है वो यूजफुल है एज कम्पेयर टू द प्रूफ, राइट। पर फॉर द जनरल इन्फॉर्मेशन आई हैव ऑल्सो डन द प्रूफ। सो देखो, अभी काम करते हैं, सॉल्यूशन क्वेश्चन से समझेंगे कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। तो देखो, बेसिकली अपन कर क्या रहे थे, जो अपन ने जीसीडी कंसेप्ट पढ़ा था उसके अंदर उसके अंदर अपन क्या कर रहे थे कि एक कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रहे थे। पर अगर अपने पास एक सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस गिवन हो, तो उस केस में अपन उसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से उसकी वैल्यू निकालते हैं, राइट। वो ये थ्योरम जो है वो काफ़ी सिंप्लीफाई कर देती है कि अपन को पता चल जाता है कि डायरेक्टली अगर ऐसा कुछ सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस गिवन है तो वो उसके मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगी, राइट, मॉड्यूलो एम के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो देखो, अगर सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस, सिस्टम क्या है बच्चों, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4। दूसरा सिस्टम क्या है, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 5, राइट, एंड एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 7। अब अपने को ये शो करना है, तीनों के सॉल्यूशंस जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो अगर मैं गौर से इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करता हूँ, राइट, तो मैं बोल सकता हूँ कि C1 इज 4, सॉरी सी, ये वाली वैल्यू बी मोड सी, है ना। देखो अपने पास क्या था ऊपर, वाई, है ना। इसलिए थ्योरम जो थी अपनी ये सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस, उसमें B1 B2 B3, है ना। तो अपन ये चीज़ कर रहे हैं, तो C1, है ना, तो C1 जो है वो 3 है, C2 जो है वो 4 है, और C3 जो है वो 6 है, राइट, 6। और जो M है, देखो M क्या है, बेसिकली N1 N2 और N3 का प्रोडक्ट। तो 4 5 20, 20 7 140, तो M जो है वो 140 है। और दूसरी चीज M1, अब अपना M1 क्या होगा बच्चों, तो M1 कितना है, 35, M2 कितना है, 28, और M3 कितना है, 20, राइट। M1 M2 M3 निकल के आ गया। सो अब देखो, कंसीडर करो कंसीडर करो कि M1 बार इनवर्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, है ना। देन जो 35 है इंटू
m1 बार इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, राइट। सो इससे क्या पता चला कि थ्री m1 बार इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4। कैसे थ्री? जब मोड 4 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा 32 और 3 है ना, तो 3 m1 बार इज 1 mod 4। सो इससे m1 बार कितना हो गया बच्चों? m1 बार कितना हो गया? m1 बार 3 हो गया, राइट। m1 बार कितना हो गया? 3। अब सिमिलरली कंसिडर करो कि m2 और m2 बार इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। देखो, अगर किसी के मन में सवाल आ रहा है कि m1 m2 m3 कैसे निकालें, तो देखो बहुत ही आसान है। अपन ने ऊपर जो रिलेशन थ्योरम पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर ऐसा कुछ है तो अपन ने देखो m1 mi को क्या कंसिडर करा था? m1 को m अपॉन ni, और m अपना कितना है? 140, और 140 अपॉन n1, और n1 अपना कितना है? 4, तो 4 अपॉन 140 है ना, सिंपली। तो 4 अपॉन 140 जो है वो 35, 140 अपॉन 4, ठीक है, 140 अपॉन 3, सॉरी। तो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 है ना, ठीक है। सो सॉरी, एक मिनट, हाँ। तो देखो क्या है, जो m1 है वो m अपॉन n1 है, राइट। और जो अपना n1 है वो बेसिकली क्या है? 4 है ना, 3, सॉरी। देखो यहाँ पे n1 जो है वो अपना क्या है? 4 4 4 है, 4, राइट। तो अगर 4 है तो 140 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 3 ज़ा 12 और 4 5 ज़ा 20। सो इस तरीके से m1 m2 m3 निकल गए। तो सिमिलरली अपन ने अगर m2 बार को 1 mod 5 कंसिडर करा, ठीक है, तो देन अपन क्या बोल सकते हैं कि 28 इंटू m2 बार इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5, राइट। इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इससे अगेन 5 5 से 25 और 3, तो 3m2 बार इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। तो इससे m2 बार कितना आ गया बच्चों? 2, राइट, 2 आ गया। सिमिलरली अगर m3 और m3 बार इसको कंसिडर करा इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7, राइट, 1 mod 7, देन 20 m3 बार इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7, 20 m3 बार इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। तो इससे क्या पता चला कि 6 m3 बार इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7, 6 m3 बार इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7, राइट। सो m3 बार ये कितना आ गया? 6। तो अब अपने को पता है कि x क्या था, अपन लेट करके चले थे कि c1 m1 m1 बार प्लस c2 m2 m2 बार प्लस c3 m3 m3 बार। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 315 प्लस 224 प्लस 720, राइट। सो इसका मतलब ये कितना आ गया? 1259 x इज कॉन्ग्रुएंट टू 139, है ना, 139 मोड 140, राइट, मोड 140। इस तरीके से ये आ गया। सो इसका क्या मतलब हुआ कि जो x है, x x इक्वल टू 139 इज अ सल्यूशन। जो x इक्वल टू 139 है वो इसका सल्यूशन है। सिमिलरली होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, अपन उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। सो देखो होमवर्क क्वेश्चन क्या है? फाइंड 3 consecutive integers
फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फर्स्ट ऑफ विच, जो उसमें से एक इंटीजर फर्स्ट वाला है वो डिविजिबल है बाय स्क्वायर ऑफ ए प्राइम, मतलब प्राइम के स्क्वायर से डिविजिबल है। जो सेकंड वाला है ना, थ्री फाइंड करने हैं, तो जो फर्स्ट वाला है वो तो डिविजिबल बाय स्क्वायर ऑफ प्राइम है, जो सेकंड वाला है वो डिविजिबल है क्यूब ऑफ प्राइम से। क्यूब ऑफ प्राइम मतलब प्राइम नंबर निकाला और उसका क्यूब करा। और जो थर्ड वाला है वो डिविजिबल बाय फोर्थ पावर ऑफ प्राइम, राइट। सो देखो ये कैसे निकालेंगे। तो देखो बहुत ही सिंपल है, इसमें अपन क्या करेंगे ना कि लेट कर लेंगे तीन इंटीजर्स को कंसेक्यूटिवली, फिर तीनों का अपन मोड निकाल लेंगे, राइट। ठीक है, प्राइम नंबर्स लेते हुए, है ना। ठीक है, तो उस तरीके से सॉल्व आउट कर लेंगे इसको, है ना। और तो फिर अपन जो है वो इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप वॉचिंग मैथ एंड आईटी पाठशाला फॉर मोर सच कंटेंट, एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।